Bismillahirrahmanirrahim. I hope and pray that you all are safe. So in the last lecture we had discussed about the details of check, then the crossings of the check, and today we'll cover a topic which actually the name of the topic is letter of credit. It was in your scheme of study in the same sequence. We have already discussed it in money and banking and in the start of this subject as well. So I'll somehow explain the concept that what is letter of credit, how it actually works. Basically, letter of credit is the part of trade in a bank. Like there are multiple departments, as you know: cash department, operations department, account opening, clearing, remittance, and similarly credit and trade. So in the trade department, mostly letter of credit is being talked about. सो लेटर ऑफ क्रेडिट क्या है, ये किस तरह ऑपरेट करता है, इसको आज हम देखेंगे. और उसके साथ साथ क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी ट्रेड डिपार्टमेंट के बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो ट्रेड डिपार्टमेंट क्या करता है थोड़ा सा उस पर बात करेंगे, एंड देन वील द लेटर ऑफ क्रेडिट. सो फर्स्ट लेट्स सी द डेफिनेशन और द कॉन्सेप्ट ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट. A letter of credit or credit letter is actually a bank guaranteeing that a buyer's payment to a seller will be received on time and for the correct amount. In the event that the buyer is unable to make a payment on the purchase, the bank will be required to cover the full or remaining amount of the purchase. So simply that means कि अगर एक इंडिविजुअल या कंपनी को इम्पोर्ट करती है, इम्पोर्टर हम उसको जनरली कह देते हैं. सो अगर एक इम्पोर्टर कोई चीज़ प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है और उसके अगेंस्ट उसने पेमेंट देनी है एक्सपोर्टर को या सेलर को, तो अगर वो इम्पोर्टर पेमेंट नहीं करता सेलर को, तो इम्पोर्टर का बैंक, जिसको हम इशूइंग बैंक कहते हैं, इम्पोर्टर का बैंक ये गारंटी लेता है कि अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक होते हैं, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्टर ने भेजे हैं, यानी कि एक्सपोर्टर ने शिपमेंट कर दी है, एक्सपोर्टर ने जो क्वालिटी बनाई है वो ठीक है, जो चीज़ें इम्पोर्टर ने कहा था वो सब कुछ ऐड कर दिया गया है बाय द एक्सपोर्टर. सो अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं और इम्पोर्टर पे नहीं करता, तो फिर इम्पोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को पे करेगा. सो इन अदर वर्ड्स, एक्सपोर्टर इस चीज़ पे मुतमईन, सेटिस्फाइड या इंश्योर्ड होता है कि अगर इम्पोर्टर पे नहीं भी करेगा और एक्सपोर्टर ने शिपमेंट ठीक की है, डॉक्यूमेंटेशन पूरी की है, हर फॉर्मेलिटी रिक्वायरमेंट पूरी की है, तो एक्सपोर्टर को पेमेंट मिलेगी ही मिलेगी. इम्पोर्टर से नहीं भी मिलती तो इम्पोर्टर का बैंक पे करेगा. सो इसको हम कहते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट. उनमें से पहला डिपार्टमेंट है ट्रेड डिपार्टमेंट. सो ट्रेड, जहाँ भी वर्ड ट्रेड आता है आपके जहन में इम्पोर्ट एक्सपोर्ट ज़रूर आता होगा. इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या बाइंग एंड सेलिंग, ये लोकल भी होती है, फ़ॉरेन भी होती है. अगर ये ममालिक के दरमियान हो रही है तो हम इसको फ़ॉरेन कहेंगे. दो क्रॉस बॉर्डर हो रही है, दो मुख्तलिफ बाउंड्रीज़ में, कंट्रीज़ की बाउंड्रीज़ के दरमियान हो रही है, तो ये फ़ॉरेन ट्रेड कहलाएगी. और अगर ये ट्रेड अपने ही मुल्क में हो रही है तो इसको हम लोकल ट्रेड कहते हैं. सो बाइंग को इम्पोर्ट से या सेलिंग को एक्सपोर्ट से डिनोट किया जा रहा है. सो इट फैसिलिटेट्स बाइंग और इम्पोर्ट एंड सेलिंग or export within the country and outside the country. If it is within the country, it is local trade, and if it is outside the country, it is foreign trade. अब ट्रेड डिपार्टमेंट बैंक में क्या काम करता है, या अगर कोई बैंक खुद तो ट्रेड नहीं करता, बैंक फैसिलिटेट करता है ट्रेड को. बैंक के पास मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट्स हैं, बैंक के पास मुख्तलिफ क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं, बैंक के पास मुख्तलिफ एक्सपर्टीज़ और प्रोफेशनल्स हैं जो उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में हेल्प करते हैं. अब एक सिनेरियो बिल्ड करते हैं कि आपको, लेट्स टेक एन एग्जांपल दैट यू लिव इन लाहौर, और आपको लाहौर में एक मोबाइल मार्केट है, हफीज़ सेंटर. आपको हफीज़ सेंटर मार्केट से कोई मोबाइल परचेज करना है. व्हाट विल बी द प्रोसेस? यू विल गो टू द मार्केट, you will search that product out. मे बी आप मुख्तलिफ शॉप से उसको कंपैरिजन भी लें, एक शॉप पे की प्राइस को दूसरी शॉप की प्राइस से, एक शॉप में जो फीचर्स बताए जा रहे हैं
या टेक्निकलिटीज़ बताई जा रही हैं और उसके अगेंस्ट जो मुख्तलिफ और भी प्रोडक्ट्स दिखाई जा रही हैं, आप उनको भी कंपेयर करें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स के साथ। सो ऐसे सिनेरियो में आप एक चीज़ ख़रीद रहे हैं, दुकानदार एक चीज़ को बेच रहा है, एक ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। सो इट्स समहाउ कन्वीनियंट कि आपने जाके प्रोडक्ट को देख लिया, आपने प्रोडक्ट को एनालाइज कर लिया, उसके प्रॉस कॉन्स देख लिया, उसकी फ़िज़िकल पोजीशन को देख लिया, उससे प्राइस एडजस्टमेंट कर ली और फिर उस चीज़ को ख़रीद लिया। अब उससे नेक्स्ट सिनेरियो बिल्ड करते हैं कि आपको जो चीज़ ख़रीदनी है वो आपके शहर में नहीं बल्कि एक दूसरे शहर में। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि वो गुजरांवाला में है। सो थोड़ी सी मुश्किल बढ़ गई, यू हैव टू ट्रेवल अ बिट फार टू बाय दैट प्रोडक्ट। अब आप गुजरांवाला जाते हैं, एक प्लान करते हैं सुबह ट्रैवल के लिए, कोई कन्वेंस बिल्डअप करते हैं, कोई कन्वेंस अरेंज करते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। आप उस शॉप पे जाते हैं जो एक डिफरेंट सिटी में है, प्रोडक्ट देखते हैं, आपको पसंद नहीं आती, आप वापस आ जाते हैं, या पसंद आती है, वहाँ पे भी आप मार्केट सर्च आउट करते हैं, कोई बेहतर प्रोडक्ट मिलती है आप उसको ले लेते हैं। समहाउ डिफरेंट सिटी के अंदर पहली सिचुएशन की निस्बत थोड़ी सी मुश्किल है, बट स्टिल इट इज़ मैनेजेबल। अब हम बात करते हैं एक मुख्तलिफ प्रोविंस की। यू आर लिविंग इन लाहौर, पंजाब, और अब आपको एक प्रोडक्ट खरीदनी है जो कि कराची में है। सो यू नीड टू गो टू अनदर प्रोविंस। नाउ दिस इज़ अ बिट मोर हेक्टिक थिंग। अब आपको मज़ीद प्लान करना है, उस प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आप बिफोर हैंड लेके जाएंगे कि इतना लंबा ट्रैवल करने के बाद अगर ये प्रोडक्ट आपकी नीड्स के मुताबिक नहीं है, सो आप वहाँ जाके इनकार नहीं कर सकते, या एक बहुत बड़ी कॉस्ट पेयर करनी पड़ेगी आपको। सो उसके लिए आप बिफोर हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं उस प्रोडक्ट की, शायद फ़ोन पे बात करते हैं, उस प्रोडक्ट की ऑलमोस्ट 50-60% चीज़ों को डन करते हैं और फिर वहाँ जाके बाइंग करने की कोशिश करते हैं। बट स्टिल इट्स अ बिट डिफ़िकल्ट फ्रॉम द प्रीवियस एग्जांपल्स, बट इट इज़ मैनेजेबल। लेकिन जो मुश्किल बढ़ रही है ट्रैवलिंग के साथ साथ, मुश्किल ये भी बढ़ रही है कि अब जो रूल्स और रेगुलेशंस अप्लाई हो रहे हैं वो मुख्तलिफ होते जा रहे हैं। इफ़ इट इज़ विद इन द सेम प्रोविंस, प्रॉबेबली वहाँ पे जो रूल्स लगते हैं, अगर एक डिफरेंट प्रोविंस की बात करें तो शायद वो रूल वहाँ पे सेम एप्लीकेबल ना हो। तमाम रूल्स जो पंजाब पे एप्लीकेबल हैं प्रॉबेबली वो सिंध पे एप्लीकेबल नहीं है, एंड वाइस वर्सा। बहुत सारी ऐसे टैक्सेस और लेवीज और ड्यूटीज़ हैं जो पंजाब पे एप्लीकेबल हो सकती हैं, सिंध में नहीं, या सिंध में हो सकती हैं पंजाब में नहीं। सो दैट मीन्स कॉम्प्लिकेशंस आर बीइंग बिल्ट और कॉम्प्लिकेशंस आर बीइंग गैदर्ड, और आपको एक ट्रांजेक्शन करने में मुश्किलात पेश आना शुरू हो गई हैं। नाउ थिंक अबाउट इफ़ यू वांट टू बाय अ प्रोडक्ट विच इज़ नॉट विद इन द सिटी, विच इज़ नॉट विद इन योर कंट्री और प्रोविंस, बट इट इज़ आउटसाइड द कंट्री। यहाँ पे भी दो सिनेरियोज बनते हैं। एक वो मुल्क है जो आपके मुल्क का फ्रेंडली कंट्री कहलाता है, या आपके मुल्क के उसके साथ अच्छे रिलेशंस हैं। मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ चाइना की। आप एक प्रोडक्ट खरीदते हैं जो चाइना से खरीदते हैं, आपका बॉर्डर साथ है, आप वहाँ पे ट्रेवल कंफर्टेबली कर सकते हैं, वीज़ा प्रॉब्लम्स हैं लेकिन ऑल्दो दे आर नॉट दैट स्ट्रिक्ट जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ के कंपैरिजन में हो सकते हैं। बट एक शहर से निकल के, प्रोविंस से निकल के जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं, दैट मीन्स दोज कॉम्प्लिकेशंस आर वेरी मच कॉम्प्लेक्स नाउ। उसके लिए अब आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं, बहुत सारी मज़ीद चीज़ें जिसमें वीज़ा, ट्रैवलिंग, स्टे और प्रोडक्ट की मार्केट के बारे में, वहाँ के खाने के बारे में और बहुत सारी चीज़ें मज़ीद भी देखनी है, और उस प्रोडक्ट के रूल्स रेगुलेशंस भी देखने हैं। क्या वो इम्पोर्ट की भी जा सकती है, क्या ऐसी प्रोडक्ट पाकिस्तान में लाने की इजाज़त भी है, क्या इतने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बाहर के मुल्क जा भी सकते हैं। सो दैट मीन्स कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो गई। और इससे भी अगर हम ज़्यादा सिनेरियो की बात करें, एक ऐसा मुल्क जिसके टर्म्स आपके मुल्क के साथ अच्छे नहीं हैं, ट्रेड अलाउड है बट दे आर नॉट ऑन अ वेरी फ्रेंडली नोट। इंडिया, रशिया, Israel maybe. So in that scenario, if you want to buy, if you want to import product from that specific place or even export your product, तो पैसे तो आपको चाहिए ना। जब कोई इंडिविजुअल प्रोडक्ट खरीद रहा है एंड यू आर एक्सपोर्टिंग, दैट मीन्स यू आर कंसर्न्ड अबाउट द मनी, यू आर कंसर्न्ड अबाउट द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। जो आप प्रोडक्ट भेज रहे हैं तो उसकी प्राइस आपको मिलनी चाहिए, एंड वाइस वर्सा। अगर आप चीज़ मंगवा रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट ठीक मिलनी चाहिए क्योंकि आप पैसे पे कर रहे हैं। सो जैसे जैसे ट्रांजेक्शन क्रॉस बॉर्डर जाती हैं, ये सारी ट्रांजैक्शन में रूल्स, रेगुलेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल्स, दो ममालिक के इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस, उस प्रोडक्ट के बारे में, इंपोर्ट का होना या ना होना, उसकी स्पेशलाइजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन होना ना होना, ये कॉम्प्लेक्स होती जाती हैं। सो ट्रेड डिपार्टमेंट ऑफ द बैंक हेल्प्स यू टू कंप्लीट
दैट ट्रांजेक्शन फॉर यू। बैंक आपको स्पेशलाइज्ड इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करता है, बैंक आपको फॉरेन एक्सचेंज भी प्रोवाइड करता है। जब आप यूएसए से कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे पाक रुपीज़ नहीं चल सकते, बल्कि वो करेंसी चलेगी जो ग्लोबली एक्सेप्टेड है, मोस्ट प्रोबेबली यूएस डॉलर। सो इन दैट केस बैंक आपको यूएस डॉलर प्रोवाइड करेगा, आप पाक रुपीज़ देंगे और बैंक उसको कन्वर्जन के साथ पे करेगा। सो बाय एनी मीन्स ट्रेड डिपार्टमेंट इज़ द वन हु इज़ facilitating you in importing and exporting the product। ट्रेड डिपार्टमेंट की बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें से मैं आपको सिर्फ एक या दो के बारे में अभी यहाँ पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ। आई होप कि आपने कुछ प्रोडक्ट्स ब्रांच बैंकिंग एंड ऑपरेशंस में पढ़ी होंगी अपने प्रीवियस सेमेस्टर में। एक प्रोडक्ट ट्रेड के हवाले से है लेटर ऑफ क्रेडिट। लेटर ऑफ क्रेडिट बैंक एक सर्विस प्रोवाइड करता है। बेसिकली इट इज़ अ गारंटी टू बोथ द पार्टीज, एक्सपोर्टर एज वेल एज द इम्पोर्टर। एक गारंटी पे करता है या गारंटी के तौर पे, गारंटर के तौर पे काम करता है बैंक कि अगर प्रोडक्ट के डॉक्यूमेंट्स ठीक हुए जो इंपोर्ट की जा रही है, और वो प्रोडक्ट डॉक्यूमेंट्स ठीक होने का मतलब क्लीन डॉक्यूमेंट्स, इसकी वजाहत मैं अभी आपको करता हूँ। अगर वो डॉक्यूमेंट्स क्लीन हैं, वो प्रोडक्ट जो इंपोर्ट की जा रही है, तो इंपोर्टर आपको यानी कि एक्सपोर्टर को पे करेगा। और अगर एक्सपोर्टर पे नहीं करता तो बैंक ये गारंटी लेता है कि मैं पे करूँगा, जो कि इंपोर्टर का बैंक कहलाता है। इसको हम इशूइंग बैंक भी कहते हैं। अब इस ट्रांजेक्शन को मैं आपको सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रोडक्ट इंपोर्ट करनी है यूएसए से। मैं एक टेक्सटाइल मिल रन करता हूँ और उसके अंदर एक मुझे मशीन चाहिए। वो मशीन मैं सर्च आउट करता हूँ इंटरनेट पे और मुझे पता चलता है कि ये बेस्ट प्रोड्यूसर इस मशीन का जो है दैट इज़ इन यूएसए। अब मैं यूएसए में बैठे इंडिविजुअल पे ट्रस्ट नहीं कर सकता कि वो जब प्रोडक्ट मुझे भेजेगा तो वो उसी क्वालिटी की होगी जिस क्वालिटी की मैंने डिमांड की है। सिमिलरली वो बीइंग एक्सपोर्टर मुझ पर ट्रस्ट नहीं करता कि अगर वो अपनी प्रोडक्ट भेजेगा, मशीन भिजवा देगा, तो क्या मैं उसकी पेमेंट करूँगा। सो दैट मीन्स लैक ऑफ ट्रस्ट इज़ देयर एंड दैट ट्रेड मे नॉट एग्जीक्यूट अनटिल एंड अनलेस वी हैव अ सोल्यूशन टू इट। सो ऐसे सिनेरियो में बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट लेके आता है या सर्विस प्रोवाइड करता है। सो लेटर ऑफ क्रेडिट का ब्रीफ प्रोसेस ये है कि मैं बीइंग इम्पोर्टर, सबसे पहले तो मैंने अपनी प्रोडक्ट सर्च आउट की कि किस मुल्क में या कौन एक्सपोर्टर या कौन सी कंपनी या कौन सा इंडिविजुअल वो बेस्ट प्रोडक्ट बनाता है जो मुझे चाहिए। सो मैंने सर्च आउट कर लिया यूएसए में XYZ एक कंपनी है जो ये मशीन बनाती है और मैं उससे ख़रीदने जा रहा हूँ, इम्पोर्ट करने जा रहा हूँ। सो मैं उससे रब्ता करता हूँ और मैं उससे बेसिक डीलिंग्स, उसकी प्राइस, उसकी क्वालिटी, उसके पार्ट्स कहाँ के होने चाहिए, उसकी असेंबलिंग कैसी होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें सेट करके उससे एक कोटेशन मंगवाता हूँ। वो कोटेशन को हम परफॉर्मा इनवॉइस कहते हैं। जब वो मेरे पास आती है मैं उसके सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देखता हूँ। मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि कितने देर में शिपमेंट मेरे पास पहुँचेगी, इसकी प्राइस कितनी कोट की गई है, इसकी क्वालिटी कैसी होगी। अगर वो मुझे एक्सेप्टेड है तो मैं उसी परफॉर्मा इनवॉइस पे अपने सिग्नेचर करता हूँ और उस परफॉर्मा इनवॉइस को एक्सेप्ट करता हूँ दैट येस आई एग्री विद ऑल दोज टर्म्स एंड कंडीशंस दैट यू हैव सेंट टू मी। उसके ऊपर ऑलरेडी एक्सपोर्टर के साइन मौजूद थे और अब मैंने भी साइन किए। सो वही परफॉर्मा इनवॉइस मेरे सिग्नेचर के बाद कमर्शियल इनवॉइस बन गई। उसको कमर्शियल इनवॉइस टेक्निकली कहा जाता है। अब मैं बीइंग इम्पोर्टर उस कमर्शियल इनवॉइस को बैंक के पास लेके जाता हूँ और बैंक के पास लेके जाने की वजह क्या है कि इम्पोर्टर को एक्सपोर्टर पे और एक्सपोर्टर को इम्पोर्टर पे ट्रस्ट नहीं है। अगर तो ट्रस्ट है तो बैंक की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, डायरेक्टली वो प्रोडक्ट मुझे सेंड कर दी जाएगी और मैं डायरेक्टली पेमेंट एक्सपोर्टर को या उस इंडिविजुअल को जिससे मैं खरीद रहा हूँ उसको ट्रांसफर कर दूंगा। सो बैंक हैज़ नो रोल टू डू विद इन इट। बट अगर लैक ऑफ ट्रस्ट है देन देयर इज़ अ प्रोसेस जिसमें बैंक को इन्वॉल्व किया जाएगा और लेटर ऑफ क्रेडिट की फैसिलिटी हासिल की जाएगी। अब इसमें आप देखें कि मैं बैंक के पास जाऊंगा कमर्शियल इनवॉइस के पास, कमर्शियल इनवॉइस लेके,
और बैंक से कहूँगा कि मुझे इस कमर्शियल इनवॉइस की बेस पे एक डॉक्यूमेंट बना दें जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट कहते हैं। बैंक वो तमाम चीज़ें जो कमर्शियल इनवॉइस पे लिखी हैं, फॉर एग्जांपल शिपमेंट कितनी देर में होगी, उसकी प्राइस क्या होगी, क्वालिटी क्या होगी, और तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस जो मैं चाहता हूँ बीइंग इम्पोर्टर उस डॉक्यूमेंट में लिखवाना, मैं वो डॉक्यूमेंट में बैंक को कहता हूँ कि इसको इन प्लेस करें। नाउ दैट बैंक इज कॉल्ड इम्पोर्टर्स बैंक बिकॉज आई एम इम्पोर्टर, एंड द बैंक विच इज working on my behalf is importers bank. It is also called issuing bank. Why issuing bank? Because it issues letter of credit. So issuing bank मेरी उन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को देखते हुए एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करता है जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट का ड्राफ्ट कहा जाता है। वो ड्राफ्ट मुझे दिखाया जाता है कि देख लें हमने ड्राफ्ट प्रिपेयर कर लिया। ये ड्राफ्ट अब अगर आप ओके करें तो हम इसको एक्सपोर्टर को सेंड कर देंगे। मुझे जो डाउट्स हैं मैं तमाम टर्म्स एंड कंडीशन उस डॉक्यूमेंट में जिसको मैं लेटर ऑफ क्रेडिट का नाम दे रहा हूँ उसमें इनकॉर्पोरेट करवाता हूँ बैंक से। फॉर एग्जांपल मैं ये भी इनकॉर्पोरेट करवाता हूँ कि आप अपने मुल्क की एम्बेसी से अपना एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट लें, या मैं ये इनकॉर्पोरेट करवाता हूँ कि जब आप ये प्रोडक्ट मुझे भेजने लगेंगे उससे पहले किसी थर्ड पार्टी से इंस्पेक्शन करवाएं। जैसे पाकिस्तान में पाक व्हील्स एक कार शोर के नाम से एक सर्विस प्रोवाइड करती है कि गाड़ी की इंस्पेक्शन करती है और उस पर एक सर्टिफिकेट दे देती है। सो मैं भी ऐसी कोई रूल्स रेगुलेशंस या टर्म एंड कंडीशन डाल सकता हूँ कि जब आप ये मशीन को प्रोड्यूस कर लेंगे तो थर्ड पार्टी जो इंस्पेक्शन करती है उससे एक सर्टिफिकेट लें कि ये मशीन ठीक पैरामीटर्स पे बनी है। सो ऐसी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन मैं लेटर ऑफ क्रेडिट में इनकॉर्पोरेट करवाता हूँ और मैं अपने बैंक को कहता हूँ कि इसको ट्रांसमिट कर दे टू द एक्सपोर्टर। नाउ एक्सपोर्टर का भी एक बैंक होता है जिसको एक्सपोर्टर्स बैंक कहते हैं या बेनिफिशियरी बैंक कहते हैं। बेनिफिशियरी इसलिए बिकॉज एक्सपोर्टर इज द बेनिफिशियरी, ही इज द वन हु इज रिसीविंग द मनी, हु विल रिसीव द प्रोसीड्स। सो एक्सपोर्टर का बैंक बेनिफिशियरी बैंक कहलाता है। अब मेरा बैंक यानी कि इशूइंग बैंक बेनिफिशियरी के बैंक को वो लेटर ऑफ क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर देता है और एक्सपोर्टर का बैंक एक्सपोर्टर को बता देता है कि आपका लेटर ऑफ क्रेडिट आ गया है, आप इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस के मुताबिक अपनी शिपमेंट प्रिपेयर करना शुरू कर दें। सो एक्सपोर्टर उन लेटर ऑफ क्रेडिट की तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करने का पाबंद है। वो फुलफिल करने के बाद हर एक मरहले से गुजरने के बाद एक डिफरेंट डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखा था कि मशीन के पार्ट्स जर्मनी से आने चाहिए। सो दैट मीन्स द एक्सपोर्टर मस्ट हैव अ प्रूफ कि जो पार्ट्स उसमें लगाए जा रहे हैं दैट बिलोंग्स टू द जर्मनी। तो वो क्या होगा, वो मे बी कोई इनवॉइस हो सकती है, वो कोई बाइंग इनवॉइस हो सकती है जिसमें ये प्रूफ दिया जा सके कि इस मशीन के पार्ट्स ये जर्मनी से मंगवाए गए। एनी हाउ वो तमाम चीज़ें एक्सपोर्टर टर्म्स एंड कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए अपनी शिपमेंट प्रिपेयर करेगा और फिर वो शिपमेंट प्रिपेयर करने के बाद शिपमेंट के लिए रेडी होगी। नाउ शिपिंग के 3 या 4 मुख्तलिफ मोड्स हैं। एक बाय रोड आ सकती है, बाय रोड ट्रक के थ्रू, उसको बिल्टी उसकी अगेंस्ट जो इनवॉइस होती है वो बिल्टी नंबर कहलाती है। जैसे आप किसी टीसीएस को कोई प्रोडक्ट डिलीवर करने को कहते हैं, आप वो प्रोडक्ट हैंड ओवर करते हैं तो टीसीएस वाले आपको एक इनवॉइस देते हैं एज अ प्रूफ दैट यस वी हैव टेकन द प्रोडक्ट्स एंड वी आर बाउंड टू डिलीवर दैट प्रोडक्ट। सिमिलरली जब ट्रक के थ्रू या बाय रोड वो चीज़ डिलीवर हो रही है सो बिल्टी नंबर विल बी जनरेटेड। द सेकेंड ऑप्शन इज वो बाय एयर आ सकती है। सो बाय एयर का मतलब है उसके अगेंस्ट जो इनवॉइस जनरेट होती है उसको एयरवे बिल कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन वो रेलवे के थ्रू आ सकती है। सो उसके अगेंस्ट जो जनरेट होती है इनवॉइस या जो प्रूफ या जो एविडेंस या जो रसीद उसको हम रेलवे रिसीट कहते हैं। और जो मोस्ट कॉमन यूज्ड मीडियम है क्रॉस बॉर्डर दैट इज थ्रू द शिप, थ्रू द सी। सो शिप का कैप्टन एक डॉक्यूमेंट इशू करता है आफ्टर टेकिंग द गुड्स फ्रॉम द एक्सपोर्टर और उसको हम कहते हैं बिल ऑफ लैडिंग। So bill of lading means it is a proof that the exporter has handed over the product to the captain's ship, and the captain of the ship will give a receipt which is called bill of lading to the exporter that yes I have taken the products and I am bound to deliver that product. Now even the exporter cannot take that product back. सो वो बिल ऑफ लेडिंग भी जनरेट हो गया। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जिसमें मुख्तलिफ टर्म्स एंड कंडीशन के प्रूफ्स हैं या मुख्तलिफ किस्म के डॉक्यूमेंट्स हैं और उसके साथ लेट से बिल ऑफ लेडिंग भी है, वो तमाम डॉक्यूमेंट्स का सेट
अब एक रिवर्स प्रोसेस चलेगा, जो चीज़ पहले इम्पोर्टर से एक्सपोर्टर तक पहुंची, अब वो एक्सपोर्टर अपने बैंक को यानी कि एक्सपोर्टर्स बैंक को तमाम डॉक्यूमेंट्स देगा विद द प्रूफ दैट यस आई हैव शिप्ड दैट प्रोडक्ट। वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इम्पोर्टर के बैंक को फॉरवर्ड किए जाएंगे। जैसे ही वो इम्पोर्टर के बैंक यानी कि इशूइंग बैंक के पास आते हैं, इशूइंग बैंक इम्पोर्टर को कहेगा कि वो प्रोडक्ट जो आपने इम्पोर्ट की थी वो शिप हो चुकी है, दीज आर द डॉक्यूमेंट्स, नाउ अरेंज पेमेंट फॉर दैट। दो चीज़ें यहाँ पे देखी जाएंगी कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स जो एक्सपोर्टर बैंक की तरफ से आए हैं वो उन तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखे गए थे। फॉर एग्जांपल पार्ट्स जर्मनी के होने चाहिए, तो कोई प्रूफ अटैच्ड है कि पार्ट्स जर्मनी के थे। आपने कहा था एक थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट लगाना चाहिए, तो देखा जाएगा कि क्या वो डॉक्यूमेंट्स में थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का कोई प्रूफ मौजूद है या नहीं। सो वो तमाम चीज़ें देखी जाएंगी जो लेटर ऑफ क्रेडिट में इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। अगर तो वो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस फुलफिल हैं, मीट करती हैं, तो हम इनको कहते हैं दे आर क्लीन डॉक्यूमेंट्स। दैट मीन्स इट डज नॉट हैव एनी डिस्क्रिपेंसी। एंड द नेक्स्ट थिंग कि अगर उनमें से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, कोई टर्म एंड कंडीशन को फुलफिल नहीं किया गया, तो वो डॉक्यूमेंट डिस्क्रीपेंट डॉक्यूमेंट्स कहलाते हैं। क्लियर? सो क्लीन डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल करते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के, और डिस्क्रीपेंट डॉक्यूमेंट्स वो हैं जो लेटर ऑफ क्रेडिट की टर्म्स एंड कंडीशंस को फुलफिल नहीं करते। यहाँ पे फर्दर जाने से पहले एक रूल मैं आपको बता दूं, UCP 600 यूनिवर्सल कस्टम्स प्रैक्टिसेस, जो कि एक ट्रेड का डॉक्यूमेंट है, इंटरनेशनल ट्रेड, जो हर मुल्क जिस उस डॉक्यूमेंट को मानती है, उसमें एक रूल लिखा हुआ है दैट बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स। इसका मतलब ये है कि एक्सपोर्टर ने जो डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं तो बैंक गुड्स ठीक हो या ना हो उसका जिम्मेदार नहीं है। मतलब अगर डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं जिसमें लिखा है कि वो पार्ट्स जर्मनी के हैं, थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, और जब वो प्रोडक्ट आती है और तो देखा जाएगा कि उसके प्रोडक्ट्स जर्मनी के बजाय चाइना के लगे हैं, तो ऐसे सिनेरियो में बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बैंक का ताल्लुक सिर्फ डॉक्यूमेंट्स के साथ था, प्रोडक्ट्स के साथ नहीं था। दैट विल बी अनदर केस कि फिर वो इम्पोर्टर एक्सपोर्टर पे सू करेगा, या फोर्ज डॉक्यूमेंट्स का, या मैनिपुलेटिव डॉक्यूमेंट्स का, या फेक डॉक्यूमेंट्स का, दैट इज अनदर स्टोरी। बट बैंक डील्स इन डॉक्यूमेंट्स नॉट इन गुड्स, ये ट्रेड के हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। सो अगर वो डॉक्यूमेंट्स क्लीन हैं तो इम्पोर्टर का बैंक इम्पोर्टर को कहेगा कि पेमेंट अरेंज करें सो दैट वी कैन ट्रांसफर द पेमेंट टू द एक्सपोर्टर। और यही गारंटी ली थी इशूइंग बैंक ने, एक्सपोर्टर को ये गारंटी दी थी कि जैसे ही आप मुझे क्लीन डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, मैं वो एज पर एग्रीमेंट पाबंद हूँ कि इम्पोर्टर से पैसे लेके एक्सपोर्टर को या आपको ट्रांसफ़र करूँगा। और अगर इम्पोर्टर नहीं भी देता तो इम्पोर्टर के बैंक की ये गारंटी है कि वो पेमेंट एक्सपोर्टर को जाएगी। सो ऐसा डॉक्यूमेंट लेटर ऑफ क्रेडिट कहलाता है। सो व्हाट इज लेटर ऑफ क्रेडिट? इट इज़ बेसिकली अ गारंटी, एन अंडरटेकिंग by the issuing bank, by the importer's bank, that if documents are clean, payment will be made to the exporter. Number one, it will be by the importer, and if it is not given by the importer, importer's bank will pay to the exporter. So this document is called letter of credit. So trade department की अभी मैंने आपको सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट, एक डॉक्यूमेंट, एक फैसिलिटी बताई जिसको लेटर ऑफ क्रेडिट का नाम दिया, कि बैंक ट्रेड को कैसे फैसिलिटेट करता है। एक सर्विस से, लेटर ऑफ क्रेडिट से एक्सपोर्टर को ये गारंटी देता है कि आपको पेमेंट मिलेगी अगर डॉक्यूमेंट्स क्लीन होंगे, और इम्पोर्टर को ये गारंटी करता है कि वो प्रोडक्ट जो आपने मंगवाई है वो तमाम डॉक्यूमेंट्स उसके ठीक होंगे, जो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने लगाई हैं अगर वो फुलफिल नहीं होती तो ना आप पेमेंट करेंगे ना इम्पोर्टर का बैंक पे करेगा। सो दिस इज़ वन फैसिलिटी और दिस इज़ वन वर्क विच ट्रेड डिपार्टमेंट इज डूइंग। नाउ ट्रेड डिपार्टमेंट इज़ अ स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, ऑपरेशंस डिपार्टमेंट के अंडर नहीं है, अलहदा से इसकी हायरिंग होती है। या आप कह सकते हैं कि एक ब्रांच के अंदर अगर कोई ट्रेड ऑफिसर काम कर रहा है तो वो ब्रांच मैनेजर के अंदर होने के साथ साथ ट्रेड के एक स्पेसिफिक हेड के अंडर भी होता है,
बिकॉज इट इज़ अ स्पेशलाइज्ड वर्क. उसने फॉरेन एक्सचेंज मैनुअल्स भी देखने हैं, उसने ये भी देखना है कि क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट की जा सकती है या नहीं, ये भी देखना है कि किसी ऐसे मुल्क से इंपोर्ट की जा रही है जो बैन है. अगर बैन है तो लेटर ऑफ क्रेडिट इशू नहीं किया जा सकता. सो देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लेक्स थिंग्स विच अ ट्रेड डिपार्टमेंट नीड्स टू डू. सो आई होप के लेटर ऑफ क्रेडिट और ट्रेड डिपार्टमेंट का कुछ ब्रीफ वर्क जो है आपको समझ आ गया होगा. सो आई होप कि आपको ये सब समझ आ गया होगा. लेटर ऑफ क्रेडिट को हम ऑलरेडी भी मल्टीपल टाइम डिस्कस कर चुके हैं. दिस इज़ नॉट डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट. सो लेटर ऑफ क्रेडिट आजकल की ट्रेड में जब हम बात करते हैं दैट द वर्ल्ड हैज़ गॉन ग्लोबल एंड इट इज़ अ ग्लोबल विलेज, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू में लेटर ऑफ क्रेडिट की बहुत इंपॉर्टेंस है. आई होप कि आपको समझ आ गई होगी. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट मोर टॉपिक्स. टिल देन स्टे सेफ. जज़ाकल्लाह.